दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय, जो कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, या इसी को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। ठीक। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो इसमें देखिए, एक त्रिभुज बोला है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बना लिए हैं। फिर बोला है एक भुजा के समांतर मान लेते हैं BC के समांतर, हमने इसे क्या DE इसे खींच लिया। ठीक है। जिससे AB को D पर और AE को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं कोई भी प्रमेय। ठीक। सबसे पहले दिया है या ज्ञात है, ये लिखा जाता है। उसके बाद फिर जो सिद्ध करना है वो लिखा जाता है। तीसरे नंबर पर अगर हमें इसमें रचना कुछ करना है तो रचना लिखना है हेडिंग डाल के, और रचना नहीं करना है तो ज़रूरत के अनुसार होती है। अगर रचना करनी पड़ी तो उसको लिख के दिखाना है, अगर नहीं करनी पड़ी तो नहीं दिखाना है। ठीक। और फिर अगला स्टेप होता है हमारा उपपत्ति। ठीक। इतने स्टेप को फॉलो करके कोई भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ठीक। तो हेडिंग डाल डाल के हम बारी बारी से सब लिख रहे हैं। जैसे हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी इसके लिए, क्या दिया है। दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC है, तो लिखना है त्रिभुज ABC। ठीक है। और क्या दिया गया है, DE समांतर BC, DE समांतर BC है। ठीक। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, AB को D पर, AC को E पर, ये भी लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो नहीं, इतना भी लिख देंगे तब भी सही है। ठीक। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है सिद्ध करने की, दूसरी हेडिंग है। ठीक। सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये यहाँ से पता चलेगा कि ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो है, ये जो D है और इधर E है, ये जो दो उसमें बांट रहा है ना, एक AD हो गया, एक DB हो गया, और इधर हो गया AE और EC, तो इनका अनुपात बराबर है। मतलब AD नीचे क्या है, DB, और इधर AE, और इधर क्या बच रहा है, EC। हमें ये सिद्ध करके लाना है। अगर इतना ला दिए तो ये प्रमेय हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो इतना हमें लाना है। ठीक। इसके बाद तीसरी हेडिंग होती है हमारी रचना। ये जो है ऑप्शनल होती है, अगर किसी में करना पड़ा रचना, अगर इस पे हम करेंगे तो लिखेंगे, अगर रचना नहीं करेंगे तो नहीं। ठीक। तो हमें इस पे रचना की ज़रूरत पड़ेगी इसको सिद्ध करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, AE पर लंब डाल देते हैं D से होकर। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे D से होकर हम एक लंब डाल दिए, जिसका नाम या फिर तो DF लंब AE। इसी प्रकार इधर से इस पे लंब खींचना है, ऐसे करके। इधर F मान लो ये G हो गया, और क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे, B को E से, और D को C से मिलाया। इतनी रचना में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, DF लंब AE,
यफ ये लंब का चिन्ह होता है। फिर किस पे खींचा गया है? ए ई रेखा पर। ए ई तथा, और इधर वाले में क्या किया गया है? ई जी, ई जी लंब ये लंब का चिन्ह है। फिर किस पे? ए डी पे। ए डी खींचा, ठीक। और इसको भी हम अपने से किए हैं तो इसको भी लिख देंगे। डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। क्या लिखेंगे? डी को सी से तथा बी को ई से, बी को ई से मिलाया। ये हमारी रचना हो गई, ठीक। अभी तक तो इतना हम मान लीजिए कि प्रश्न से ही कर रहे हैं, जितना प्रश्न दिया गया था उसी से। अब जो स्टेप है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। मेन सब कार्य इसी पे है, इसलिए इस स्टेप को जरूर ध्यान दीजिए। अब हमारी आती है स्टेप उपपत्ति, या इसी को प्रमाण डाल के भी लिख सकते हैं, ठीक। उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखो, एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए डी ई, ठीक है। इधर वाला जो पहले त्रिभुज बन रहे हैं इनको हल करना है, फिर इधर वाला, ठीक। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। फिर निकालेंगे ये जो बन रहा है ये वाला त्रिभुज डी ई बी, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। हम निकाल रहे हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमें निकालना है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? 1/2 गुणित आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार इसके लिए ये क्या होगा? इधर वाले के लिए जब बात करेंगे तो ए डी होगा, इधर वाले के लिए बात करेंगे तो ए ई होगा, लेकिन अभी हम इधर वाले को हल कर रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारा आधार क्या होगा? ए डी, ए डी। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी? जो लंब खींचते हैं वही ऊंचाई, हमेशा लंब ही ऊंचाई होती है, ठीक है। ये भी देखना, तो इस पे लंब क्या खींचा गया है? ई जी, यही लंब खींचा गया है ना, ई जी। ये यहाँ लिखे ई जी, तो ये इधर इसका क्या हो जाएगा? ई जी, ठीक। और इसे हमें दे देना है समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब इसी प्रकार नीचे वाले का देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम इसे हल कर लिए, ए से डी तक। फिर इसके नीचे भी इस पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो बन रहा है ना, या इसको हम रेड पेन से बता रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ए डी ई बी, ये भी इसी पे है ना। तो इसको अब इस बार लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का कोई भी क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित आधार गुणे ऊंचाई। अब इसके लिए आधार क्या होगा? डी बी, डी बी। और फिर ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई हमेशा लंब ही होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये लंब नहीं है, लंब इसके लिए इसमें क्या खींचा गया है? ये लंब है, ठीक है। लंब मतलब 90 डिग्री, तो ईजी ही इस पे क्या है? लंब है। ये ध्यान देना, ये डी ई नहीं लिखना है, डी ई लंब नहीं है, लंब इस पे ईजी है, इसी को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ लिखना है, जो करेंगे उसको लिख देना है। समीकरण 1 भागे समीकरण
2 से। भाग का मतलब बटे होता है, बटे में करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे दूसरा वाला क्या समीकरण है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक। अब इधर वाला लिखेंगे, इधर क्या दिया है 1/2 गुणते, इस पे आया AD गुणते EG, ये फर्स्ट में आया है। सेकंड वाले पे क्या आया है 1/2 DB गुणते EG, ठीक। तो देखो 1/2 से हमारा 1/2 कट गया, EG से EG कट गया, तो इधर क्या बचा, जो बचा इसे लिख देना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। इधर क्या बचा AD और इधर बचा DB, इसे दे देना है समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो अब हम चल रहे हैं इसी पे, देखिए अभी हम ये साइड वाले को हल किए हैं, अब इधर वाले को इस पे इसको हल करना है। तो इधर भी त्रिभुज ADE एक बन रहा है, दूसरा बन रहा है त्रिभुज DEC, एक ये बन रहा है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसमें भी 1/2 आधार। अब देखो इस चित्र में इसके लिए आधार क्या है, इसके लिए आधार अब इधर AE बन रहा है और लंब इस पे कौन बन रहा है DF, मतलब ऊंचाई ये हो जाएगी, आधार इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आधार हम लिखेंगे AE और आधार गुणे ऊंचाई होता है सूत्र, ठीक है। एक बार लिख दिए हैं, बार बार इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। ऊंचाई हमारी इस पे जो लंब होती है, तो लंब इस पे क्या खींचा गया है DF, ये देखो यहाँ लंब DF खींचा गया है, तो ये हमारा इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे DF, ठीक। इसे दे देना है समीकरण 4। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का ये वाला, इधर ये जो बना हुआ है, ये आप लोगों को समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक। केवल दिमाग में इसे हल करना है। तो हम किसका निकालने जा रहे हैं DEC, और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा EC। लंब हमेशा इस रेखा पर पूरे पे लंब कौन है DF, ये तो लंब यही रहेगा, ठीक है। मतलब ऊंचाई नहीं बदलेगी, लेकिन इसका आधार बदल जा रहा है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज का नाम होगा DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसमें भी 1/2 आधार। आधार क्या निकला है अभी बताए हैं, इस पे आधार क्या होगा DEC, इसके लिए EC होगा, और ऊंचाई क्या हो रही है हमारी DF, क्योंकि लंब ही हमेशा ऊंचाई होती है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे इसके EC या CE, ठीक है। EC इसका आधार हो गया और लंब क्या है DF, समीकरण 5। फिर वही प्रक्रिया करना, समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 4 भागे समीकरण 5 से, ठीक। जब भाग देंगे तो क्या आएगा
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, भाग का मतलब बटे होता है, ठीक है, DEC का क्षेत्रफल। इधर आया है 1/2 गुणे AE गुणते DF, ठीक, या इसी को 1/2 EC गुणते DF। तो 1/2 से 1/2 कट गया, DF से DF कट गया, तो जो बचा उसे लिख देना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक। इधर क्या बचा, AE और इधर बचा EC। अब यहाँ पर एक नियम और लगेगा, उसको हम बता रहे हैं। देखो, अगर देखा जाए इस चित्र पे तो DEB और DEC इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, DE दोनों में कॉमन है ना, दोनों त्रिभुज में DEB और DEC दोनों में क्या कॉमन है, DE। इसका मतलब ये दोनों का आधार है, एक ही आधार पे बने हैं, DE आधार पर DEB भी बना है, DE आधार पर DEC भी बना है, दोनों एक ही आधार पे बने हैं ना। तो ये दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसी को यहाँ लिखना है, ठीक। तो चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। क्या लिखना है हमें, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो DEC का क्षेत्रफल जितना होगा, जितना हमारा DEB का क्षेत्रफल होगा, उतना ही DEC का, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही आधार पे बने, ठीक। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण 6, तो यहाँ हम DEC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, DEB लिख सकते हैं। तो इसी को हमें यहाँ लिखना है, त्रिभुज यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज। अब जो DEC आया है, DEC किसके बराबर है, DEB के, या तो इसको इसके बराबर लिख लें या तो इसको इसके बराबर लिख दें। तो यहीं पर लिख रहे हैं DEC के स्थान पे DEB, DEB का क्षेत्रफल, ठीक। अब इधर क्या दिया गया है, AE बटे EC, ये समीकरण हो गया हमारा 7। बस अब 1-2 लाइन का रह गया है, इसलिए दोस्तों इसको हम यहीं लिख के आपको समझाए दे रहे हैं, ठीक। तो देखो, समीकरण जो 3 हम बनाए थे, कहाँ है, ये है। यहाँ देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, नीचे DEB का क्षेत्रफल, इसमें और इसमें दोनों का एक पक्ष बराबर आ गया है। अब ये पक्ष बराबर नहीं है, तो अगर किसी भी समीकरण का हमारा एक पक्ष बराबर होता है तो इसका मतलब दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। जो हमारा समीकरण 3 दिया गया है, इस पे देखना है।
एक पक्ष इधर ये वाला बराबर है, इधर वाले का ये पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब दूसरा पक्ष भी बराबर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 से जब ये बराबर हो गए तो इन्हें छोड़ देना है। इधर क्या बचा है, ए डी बटे डी बी, और इधर क्या है, ए ई बटे ई सी। ये दोस्तों हमारी क्या थी, थेल्स प्रमेय। देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया ये। दोस्तों समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक, यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।